हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुपर एजुकेशन। गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे होंगे? मैं यही आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे बेहतर होंगे। एक नई सुबह के साथ एक नई वीडियो के साथ यहाँ पर हिंदी की क्लास लेकर आई हूँ। चलिए देखते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह बहुत अच्छा लड़का है। वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? तो वह की बात की गई है यहाँ पे। वह सर्वनाम के बारे में पूछा गया है, तो वह सर्वनाम कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, अनिश्चितवाचक सर्वनाम है या निश्चयवाचक सर्वनाम है? तो वह को तो हम जानते हैं कि वह, जब हम जानते हैं किसी को तभी तो कह रहे वह, तो इसीलिए वो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का डी वाला, निश्चितवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अच्छा, अनिश्चित वाचक सर्वनाम में क्या होता है? अनिश्चित वाचक में जैसे कि किसी चीज़ के बारे में हम नहीं जानते हैं, जैसे कब, क्यों, कुछ, कोई, क्या, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। संबंधवाचक में जब किसी का कोई संबंध बताया जाता है तो वहाँ संबंध वाचक सर्वनाम होता है। निजवाचक में खुद निजी के बारे में बात की जाती है, वहाँ सर्वनाम निजवाचक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनोहर जीवन भर सुख भोगता रहा। इसमें कौन सा विशेषण है? तो मनोहर ने जीवन भर सुख भोगता रहा, इसमें विशेषण पूछा गया है कि विशेषण कौन सा है? तो संख्यावाचक विशेषण है, समनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषक है या परिणामवाचक विशेषक है? तो जीवन भर का मतलब क्या है? हम इसे नाप तोल तो नहीं सकते हैं ना इसकी गिनती लगा सकते हैं। तो हम इसे किस में ले जाएंगे? परिणामवाचक विशेषण में ले जाएंगे। तो इसका 2 का राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, परिणामवाचक। अच्छा, संख्यावाचक विशेषण कौन सा होता है? जिनकी हम गिनती कर सकते हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब गुणवाचक विशेषण में कौन सा आता है? गुणवाचक में जैसे कि हम किसी की विशेषता बताते हैं, उसके गुण दोष बताते हैं, उसमें गुणवाचक विशेषण आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं? तो दांत और जीभ के स्पर्श से जो वर्ण बोले जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? मूर्धा कहते हैं, दंतोष्ठ कहते हैं, कंठोष्ठ कहते हैं, दंत कहते हैं। तो थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, दंत कहते हैं। क्योंकि दांत और जीभ से जब हम बोलते हैं, जब हमारी जीभ दांत में लगती है तो वो दंतोष्ठ मतलब दंत वाले वर्ण होते हैं। और दंतोष्ठ कौन से होते हैं? जो दांत और होंठ के द्वारा बोले जाते हैं, दांत और होंठ के द्वारा बोले जाते हैं। दांत और होंठ के द्वारा बोले जाते हैं वो दंतोष्ठ होते हैं। और जो कंठ और ओष्ठ के द्वारा बोले जाते हैं कंठोष्ठ होते हैं। मूर्धा वो होते हैं जब हमारी जीभ बीचों बीच तालब में जाके लगती है, वो मूर्धा में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। बाढ़ का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ बाढ़ का पर्यायवाची पूछा गया है। सिलीमुखी है, सारंग है, अशुभ है या बिसिक है? तो इसमें से बाढ़ का पर्यायवाची कौन सा है? तो देखते हैं। बाढ़ का पर्यायवाची सुरांग नहीं है, क्योंकि नहीं में पूछा है तो इसका सुरांग नहीं है। सिलीमुखी और अशुक और बिसिक ये बाढ़ के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर में पूछा गया है अयोग बहा कहा जाता है। अयोग बहा किसे कहा जाता है? तो मैं ये वर्णमाला में भी बता चुकी हूँ और अपनी नेक्स्ट क्लास में भी बता चुकी हूँ। तो अयोग बहा कौन कौन से होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का डी वाला, विसर्ग। तो अयोग बहा को विसर्ग, अनुप्रास, अनुस्वर, विसर्ग, अयोगबा, अनुस्वर, इन नाम से भी जाना जाता है। और इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 2। कितनी संख्या होती है? 2 संख्या होती है। और कौन कौन से वर्ण होते हैं? अंग, आ। ओके, याद रखिएगा। अयोग बा को ही विसर्ग कहते हैं और अयोग बा को ही अनुस्वर कहते हैं। और ये कितने होते हैं हिंदी वर्णमाला में? ये 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अंग होते हैं, आ होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? 6 नंबर। सुमेल कीजिए। तो यहाँ पर सुमेल करने के लिए आया है। यहाँ पर राइटर नेम है और पुस्तक नेम दिए हुए हैं। तो आइए इन्हें मैच करते हैं। सत्यार्थ प्रकाश की रचना कौन सी है?
तो सत्यार्थ प्रकाश की कौन सी हो जाएगी? दयानंद सरस्वती। रामचरितमानस किसने लिखा है? ये तो आप सब भाई बहन जानते ही होंगे। तो तुलसीदास ने लिखा है। सूरसागर किसने लिखा है? तो सूरसागर सूरदास की रचना है। और भक्तमल किसकी है? नावादास की। तो अब हम इसे मैच कर सकते हैं। ए का सी हो गया, बी का डी हो गया, और थ्री का बी हो गया, और 4 का ए हो गया। तो हम देखते हैं कि इसका आंसर राइट कौन सा वाला सही रहेगा। तो इसका 3 वाला आंसर सही रहेगा। सी डी बी ए, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में भाववाच्य का उदाहरण है। अच्छा, वाच्य के बारे में भी पूछा जाता है कि कितने मतलब वाच्य होते हैं। तो वाच्य की बात है, जैसे उससे बैठा नहीं जाता, राम से खाया नहीं जाता। तो एक कैसा वाच्य है? इसमें किस चीज़ की बात करी जा रही है? तो इसमें भाववाच्य की बात की जा रही है, और भाववाच्य ही पूछा गया है। तो इसमें से देखो, उससे बैठा नहीं जाता मतलब क्या है? उसकी एक फीलिंग्स आ रही है। राम से खाया नहीं जाता मतलब इसमें भी वही बात आ रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। ये दोनों भाववाच्य के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। निम्न में से बहुवचन है। अच्छा, बहुवचन देखते हैं। तो बहुवचन कौन सा? लड़का बहुवचन है, किताब बहुवचन है क्या, प्राण बहुवचन है, गाय बहुवचन है? तो बहुवचन शब्द पूछा गया है। तो हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक वचन और बहुवचन। हिंदी में 2 ही वचन होते हैं, एक वचन, बहुवचन। तो बहुवचन के बारे में पूछा गया है। तो बहुवचन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राण। क्योंकि बोल के देखिएगा, प्राण शब्द बहुवचन में, जैसे लड़का है तो पता ही है, किताब रखी है, गाय चली गई, प्राण निकल गए। तो हिंदी में काफ़ी ऐसे वर्ण हैं जो बहुवचन में आते हैं, जो हमेशा ही आएंगे। जैसे प्राण हो गए, आंसू हो गए, तो काफ़ी वाक्य ऐसे होते हैं जो हमें बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, प्राण हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही है? तो तत्सम और तद्भव शब्द का पूछा गया है। तो तत्सम शब्द कौन से होते हैं? तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से लिए गए होते हैं। संस्कृत से लिए गए होते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं। और तद्भव कौन से होते हैं? तद्भव तत्सम शब्द का रूपांतर होते हैं, मतलब इनका हिंदी रूपांतर किया जाता है। तत्सम से इसे हिंदी रूपांतर करके ये तद्भव होते हैं। तो इसमें से सही युग्म के लिए पूछा गया कौन सा है? अष्ट, आठ, कपित, कैथा, कुक्षी, कोच, कहार, कहार। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा, कुक्षी, कोक, ये वाला राइट आंसर। क्योंकि कुछ ही तत्सम शब्द है और कोक है वो तद्भव शब्द है, क्योंकि वो हिंदी रूपांतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित शब्दों में किसमें अशुद्ध उपसर्ग लगा है? अब यहाँ पे उपसर्ग की बात करी गई है कि उपसर्ग कौन सा वाला अशुद्ध है। तो चलिए देखते हैं कौन सा वाला अशुद्ध है। सॉरी, तो यहाँ पे अशुद्ध उपसर्ग पूछा गया है। तो कौन सा अशुद्ध है? देखो, उत, धन, ग्रीव ये वाला होगा, अप, धन, कार ये वाला होगा, अभि, धन, मान ये वाला होगा, या दुर्, अधन, आचार ये वाला होगा। तो देखिएगा, उत, धन, ग्रीव, उद्ग्रीव ही होगा, ये वाला सही है। अप, धन, कार, लेकिन यहाँ उपकार लिखा है, तो अपधनकार अपकार ना हो के उपकार होगा। अभिधन मान, तो ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। बी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें अपधनकार है, लेकिन इसमें उप धन
कार होना चाहिए था। ठीक है, तो अशुद्ध उपसर्ग कौन सा है? बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय समास है? समास से क्वेश्चन लिया गया है यहाँ पर। तो कर्मधारय समास की बात करी गई है। कर्मधारय समास की क्या पहचान होती है? जब किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा किसी भी चीज़ की विशेषता बताई जाए, विशेषता। जब विशेषता बताई जाती है तो वहाँ कर्मधारय समास होता है। जैसे कि चलिए देखते हैं, माता पिता, क्या ए कर्मधारय होगा? तिरंगा ए वाला कर्मधारय होगा। नीलकमल ए होगा या पीताम्बर होगा? तो यहाँ पर देखिएगा, माता पिता, माता पिता में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। क्योंकि द्वंद्व समास की क्या पहचान होती है? एक तो इसमें ओजक चिन्ह होता है और ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तिरंगा में कौन सा समास है? तिरंगा में द्विगु समास है। द्विगु। क्योंकि इसका पहला पद संख्यावाची होता है और जिसका पहला पद संख्यावाची होता है वो द्विगु समास होता है। नीलकमल, नीलकमल से साफ साफ पता चल रहा है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो सी वाला है, नीलकमल। क्योंकि नीला है जो कमल, क्योंकि कमल कैसा है? नीला है और ये कमल की विशेषता बताई जा रही है। तो जब इसकी विशेषता बताई जा रही है तो एक कर्मधारय समास में आ जाएगा। पीताम्बर, पीताम्बर समास कौन सा है? बहुव्रीहि समास है। क्योंकि पीले वस्त्र हैं जिनके, अर्थात विष्णु के बारे में बात की गई है। जहाँ तीसरे पद की प्रधानता हो, तीसरे पद के बारे में बात की जा रही हो, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? सिर पर सवार रहना मुहावरे का अर्थ है। तो सिर पर सवार रहना मुहावरे का अर्थ है, तो ये पूछा गया है। तो इसमें क्या? पीछे पड़ना, भाग जाना, बाधक होना, बात ना सुनना। तो सिर पर अपने लोग कहते हैं ना, बोल देते हैं कि अरे ये तो सिर पे सवार हो गया। तो ये लोकोक्तियाँ होती हैं, मुहावरे होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीछे पड़ना। क्योंकि जब कोई इंसान पीछे पड़ जाता है तो कहते हैं अरे ये तो सिर पे सवारी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? 13 में, चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? ये संज्ञा से क्वेश्चन लिया गया है। तो चांदनी चौक, चांदनी चौक संज्ञा पूछी गई है। तो कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। तो चांदनी चौक में कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये वहाँ का नाम है। अब जब संज्ञा की जो परिभाषा है वो यही है, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर स्थान का नाम दिया गया है, इसीलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा में कौन सा होता है? जहाँ पर किसी के गुण दोष के बारे में बात की जा रही हो, वहाँ भाववाचक संज्ञा होती है। द्रव्यवाचक में कौन से होते हैं? जो पदार्थ आ जाते हैं उन्हें, वो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। और जातिवाचक में जैसे कि कह दे, अपने लोग कहते हैं गाय है, लड़का है, ये जातिवाचक में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में तो इसका आंसर आपको बता ही दिया था, सी वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोम की दृष्टि से सही नहीं है? तो यहाँ पर विलोम से पूछा गया है, तो यहाँ पर सही नहीं पूछा गया कि कौन सा सही नहीं है। तो उत्कर्ष का अपकर्ष होगा, कीर्ति का अपकीर्ति होगा, जल का पानी होगा, आरोही का अवरोही होगा। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है ये पूछा गया है। तो उपकर्ष का अपकर्ष होगा, ये सही है। कीर्ति का अपकीर्ति ही होता है, ये भी सही है। आरोही का अवरोही होता है, ये भी सही है। लेकिन जल का पानी नहीं होगा, क्योंकि ये समानार्थी शब्द हो गया, क्योंकि जल पानी एक ही बात है। इसलिए इस 14 का राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? तो यहाँ मिश्र वाक्य की बात की गई है। तो वाक्य तो कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर अलग अलग होते हैं। लेकिन वैसे वाक्य कितने? 3 होते हैं, संयुक्त, मिश्र और संयुक्त वाक्य होता है, मिश्र वाक्य होता है। तो इसमें मिश्र वाक्य की बात पूछी गई है। मिश्र वाक्य कौन सा है इसमें? मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है, क्योंकि यहाँ पर की लग रहा है और की से हम पहचान सकते हैं कि मिश्र वाक्य में
आता है। तो 15 का हो जाएगा डी वाला राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। 16 नंबर, 16 नंबर में देखा, राजा ने भिखारी को गाय दान दी, उपयुक्त वाक्य में कौन सा कारक है। तो ये कारक से पूछा जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन। तो राजा ने भिखारी को गाय दान दी, तो राजा ने किसको गाय दान दी, भिखारी को। तो यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा, संबंधवाचक कारक, वो संबंध कारक हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा, या अधिकरण कारक हो जाएगा। तो कारक की संख्या कितनी होती है, कारक 8 होते हैं, इनकी संख्या होती है कारक की। और संबंधवाचक में कारक कौन सा आता है, जब हम किसी चीज़ के संबंध बताते हैं, किसी चीज़ का संबंध बताते हैं, वहाँ संबंधवाचक कारक होता है। जैसे कि वह राम की गाड़ी है, या वह सीता की किताब है। अपादान का क्या होता है अर्थ, अपादान का मतलब होता है जब किसी वस्तु के अलगाव की बात हो, अलगाव की बात की जाए, या कोई वस्तु किसी चीज़ से अलग हो रही हो, और जहाँ डर भय की भावना प्रकट होती है, वहाँ अपादान कारक होता है। और संप्रदान कारक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि संप्रदान कारक में दान देने की बात कही जाती है, किसी को कोई भी चीज़ देने की बात कही जाती है, तो ये संप्रदान कारक में आता है। अधिकरण कारक में इसकी पहचान होती है में और पर, इसके जो चिन्ह होते हैं में पर। तो अधिकरण कारक में जैसे हो जाएगा, पुस्तक मेज पर रखी है, इस तरीके के वाक्य आते हैं कारक में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आयुष्मान का स्त्रीलिंग बताइए। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग पूछा गया है, तो आयुष्मान का स्त्रीलिंग कौन सा होगा, 17 का राइट आंसर हो जाएगा आयुष्मती, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर देखते हैं, मिट्टी का माधव होने का अर्थ है। तो मिट्टी का माधव होने का अर्थ पूछा गया है यहाँ पर। ये भी एक प्रकार से लोकोक्ति होती है। तो समझदार होना, कृष्ण की मूर्ति होना, बहुत ही मूर्ख होना, या मिट्टी की मूर्ति होना। तो यहाँ पे साफ साफ ही समझ में आ रहा है कि मिट्टी का माधव होने का मतलब क्या होता है, कि उसे जानकारी इतनी नहीं होती है, इतना नहीं पता होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत ही मूर्ख होना, मिट्टी का माधव होने का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर में क्या पूछा गया है, तद्धित का संधि विच्छेद बताइए। तो ये संधि से क्वेश्चन लिया गया है, तो किसका तद्धित का पूछा गया है। तो तद्धित का क्या हुआ, तत् धन हित होगा, तत् धन हित होगा, तद धन हित होगा, या तद धन हित होगा। तो 19 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला, क्योंकि तत् धन हित हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर देखते हैं, इसमें कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, पावन में कौन सी संधि है। पावन में कौन सी संधि है, तो संधि के बारे में पूछा गया है। संधि कितने प्रकार की होती हैं, तो संधि 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, स्वर संधि, संधि 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये 3 प्रकार की संधियाँ होती हैं। और जो स्वर संधि होती है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। कौन कौन सी इसमें आती हैं, वृद्धि संधि, एड़ संधि, गुण संधि और अयादि संधि, ये इसके भेद होते हैं स्वर संधि के। तो पावन में देखते हैं, पावन संधि में कौन सी संधि है, तो पावन में कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी, या अयादि संधि हो जाएगी, या व्यंजन संधि हो जाएगी। तो पावन का राइट आंसर हो जाएगा अयादि संधि, सी वाला इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नगरी, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर अलंकार से क्वेश्चन लिया गया है। तो अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नगरी, इसमें अलंकार पूछा गया है। तो इसका अलंकार कौन सा हो जाएगा, बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। यमक में तो आप जानते ही हैं, जहाँ एक ही शब्द के
एक से अधिक अर्थ निकले वहाँ यमक अलंकार होता है। उपमा अलंकार में किसी भी चीज़ की उपमा की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान होती है जहाँ पर सा, सी, से आदि आ जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, राग दरबारी किसकी रचना है। तो राग दरबारी की रचना के बारे में बात की गई है। अब ये रचना से क्वेश्चन लिया गया है 22 नंबर। राग दरबारी किसकी रचना है, तो किसकी रचना है ये, श्री लाल शुक्ल की, श्री लाल शुक्ल की ये रचना है। इसका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल की रचना आप कमेंट करके बताइए कि रामचंद्र शुक्ल की रचना कौन कौन सी है। जयशंकर प्रसाद की जो रचनाएं हैं वो आपको पता ही है, मतलब कमायनी, आंसू, झरना, तितली, इनकी अनेक रचनाएं। महादेवी वर्मा को साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो किस रचना के लिए मिला था, यामा रचना के लिए इन्हें साहित्य की तरफ से ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। 23 नंबर देखते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है। तो ये किसकी रचना है, क्या भूलूं क्या याद करूं, तो ये हरिवंश राय बच्चन की रचना है। इन्होंने इस रचना को लिखा था और हरिवंश राय बच्चन जो हैं वो अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। कवि बिहारी मुक्ता किस रस की कवि हैं। जो कवि बिहारी हैं, यहाँ पे रस की बात करी जा रही है, तो कवि बिहारी हैं तो ये किस रस के कवि हैं। करुण रस के हैं, भक्ति रस के हैं, श्रृंगार रस के हैं या वीर रस के हैं। तो ये किसके हैं, ये श्रृंगार रस के हैं, क्योंकि कबीर बिहारी ने ज़्यादातर कृष्ण के उसमें प्यार में मतलब रचनाएं की हैं, तो इसमें श्रृंगार रस की भावना जागृत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। 25 में कौन सा आंसर है, जिसे पार करना कठिन हो उपयुक्त वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। तो ये जैसे एक वाक्य के लिए एक शब्द में बोला जाने वाला जो वाक्य होता है, कहते हैं ये वाक्य को एक शब्द में बताइए। तो जिसे पार करना कठिन हो, इसके लिए एक शब्द पूछा गया है। तो जिसे पार करना कठिन हो, तो इसके लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, दुर्गम। क्योंकि जिसे पार करना कठिन हो वो दुर्गम हो जाएगा। 26 नंबर देखते हैं। 26 में क्या पूछा गया, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। वर्तनी से क्वेश्चन आया है। अशुद्ध वर्तनी के बारे में पूछा गया है। तो पूजनीय अपने लोग जो लिखते हैं, तो बताइए इसमें से कौन सा वाला सही है, ए वाला सही है या बी वाला सही है या सी वाला सही है या डी वाला सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा, क्योंकि पूजनीय, ज़्यादातर हम लोग पूजनीय ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये वाला अशुद्ध माना जाता है। अपनी हिंदी वर्णमाला में शुद्ध पूजनीय ये वाला होता है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विनय पत्रिका की भाषा है। तो जो विनय पत्रिका की भाषा की बात की गई है और विनय पत्रिका किसने लिखी है, तो यहाँ कमेंट करके बताइएगा कि विनय पत्रिका किसने लिखी है। और विनय पत्रिका की भाषा है तो क्या भाषा है, ब्रज भाषा है। ठीक है। और रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है, आप ये भी कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो ये वाक्य के बारे में पूछा गया है। शुद्ध वाक्य कौन सा है, दही खट्टी है, क्या ये शुद्ध है। दही खट्टा है, ये वाला सही है। दही खटास है, ये वाला सही है। दही खटाई है, ये वाला सही है। तो आप बताइएगा इसमें से कौन सा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, दही खट्टा है। क्योंकि बोलने में बस एक यही वाक्य सही आ रहा है कि दही खट्टा, हम लोग कहते नहीं दही खट्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 में कौन सा
क्या पूछा गया है, शरीर में इक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। तो शरीर में अगर इक प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो इसका पूर्ण रूप क्या बन जाएगा। ये पूछा गया है, प्रत्यय से पूछा गया। प्रत्यय कौन से होते हैं, जो वाक्य के जो शब्द के पीछे लगते हैं वो प्रत्यय होते हैं, और जो शब्द के आगे लगते हैं वो उपसर्ग होते हैं। ये पहचान रखिएगा। तो इसमें प्रत्यय पूछा है, तो शरीर में एक प्रत्यय लगाने पर इसका सही रूप कौन सा हो जाएगा। तो ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, शारीरिक, ये वाला सही हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वकील किस भाषा का शब्द है। ये भाषा भी पूछ लेता है कभी कभी कि कौन सी भाषा का शब्द होता है। काफ़ी वर्ड पूछ लेता है, लाइनटेन, वकील, गमला, कैंची, चाकू, ये काफ़ी वर्ड ऐसे होते हैं जो पूछ लेते हैं कि किस भाषा के होते हैं। तो वकील जो शब्द है वो किस भाषा का है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, अरबी। वकील अरबी भाषा का शब्द है। आई होप, मैं ये आशा कर रही हूँ कि आप सब लोग तैयारी बेहतर कर रहे होंगे, अच्छी कर रहे होंगे। और प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरी वॉच कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइज़।